हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जिसका पार्ट 2 होने वाला है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो इसको हम लोग आज इस वीडियो में पार्ट 2 के अंदर पूरा हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं और पूरा हल करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर पहले बार आए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वह हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। इससे पहले जो है ना 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक जो है ना हल कर दिए हैं। पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कोई भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी त्रुटि लगता है तब पर में भी। चलिए, यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों को लिखिए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम लोग कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -11/14 है और -3/5 बराबर क्या है, -3/5 गुना -11/14। मतलब यही संख्या है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, जो बाद में है उसको पहले, जो पहले है उसको बाद में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं योग के गुणनखंड के अंदर क्रम विनिमय। ठीक है, अब हम लोग गुणनखंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना किया जा रहा है ना, इसलिए। और यहाँ पे अगर जोड़ रहा था तो हम लोग बोलते हैं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बस इसका नाम लिख रहा है कि कौन सा गुणधर्म का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इसका हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे गुणात्मक क्रम विनिमय। ठीक है, क्या बोलेंगे, गुणात्मक क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पहला का आंसर हो गया। दूसरा यहाँ पे हम लोग बी नंबर देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे -5/7 है, 2 है गुना 7 -60/4 गुना 1/3 है बराबर। यहाँ पे देखिए 5/2 है और यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7/4 गुने 1/3। ठीक है, इस प्रकार से है। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको भी हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा गुण हम लोग उपयोग कर रहे हैं, कौन सा गुणधर्म हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणात्मक सहचार्यता। ठीक है, क्योंकि एक बार हम लोग किसी भी संख्या को हम लोग एक बार ब्रैकेट में बंद करके आगे वाले दो संख्या को ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे वाले दो संख्या को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक सहचार्यता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गुणात्मक सहचार्यता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे बी नंबर भी हल हो गया। सी नंबर हम लोग देखेंगे तो सी नंबर में बताया गया है -4/7 गुने 1। ठीक है, बराबर 1 गुने -4/7। ठीक है, यानी कि हम लोग उसको गुना कर रहे हैं। अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो आपका क्या आएगा, -4/7 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गुणात्मक तत्सम। किसी भी संख्या को हम लोग 1 से गुना करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्सम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणात्मक तत्सम। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी आंसर हो गया। अब हम लोग डी नंबर देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है -9/16 गुने 16/-9। ठीक है, बराबर यहाँ पे है 16/-9 गुने -9/16। तो यहाँ पे देखिए हम लोग तीसरा से गुना करके काट सकते हैं। तो 16 से 16 चला जाएगा एक बार में और 9 से 9 चला जाएगा एक बार में। और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो यानी कि इस प्रकार से जब भी आप लोग का आंसर 1 आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये हो गया है आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है -3/4 गुने 5/8 गुने 1/2 है बराबर -3/4 है गुने 5/6 और गुने 1/2 है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई भी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणात्मक सहचार्यता। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको गुणात्मक सहचार्यता, क्योंकि हम लोग एक बार दो संख्या को ब्रैकेट में बंद करके एक संख्या को बाहर रखना है। फिर अगर हम लोग उसके अपोजिट साइड जाएंगे, जिसको हम लोग ब्रैकेट में बंद किए थे ना, उसमें से एक को बाहर निकाल देंगे और दूसरे को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक सहचार्यता। ठीक है, सहचार्यता। इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे एफ नंबर क्या है, एफ नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है
माइनस 17 गुने 19, 17 बटे में 19, इसको जीरो के साथ गुना करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य के साथ गुना गुणन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शून्य के साथ, शून्य के साथ, ठीक है, शून्य के साथ गुणात्मक गुण, गुणात्मक गुण। ठीक है, इस प्रकार से जो है ना प्रश्न नंबर हमारा 7 जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। और प्रश्न नंबर 8 की ओर हम लोग अगले पेज में चलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8 को। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पे क्या बताया गया है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। जो भी हमारा यहाँ पे संख्या दिया गया है ना, बस इसको हम लोग काट कूट करके इसका फाइनल आंसर हम लोग को ला लेना है। जैसे हम लोग कैसे आंसर लाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा में 3 गुने माइनस 21 बटा में 28। जैसे है पहले उसको हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 15 बटे में 30 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना हो जाएगा 7 बटा में माइनस का 35। कुछ नहीं करना है, देखिए बस हमको काटना है इसको ना। तो यहाँ पे देखिए 7 के 5 से 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 के 5 से 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के 5 से 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या कटेगा, फिर हम लोग 3 के 5 से काटेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, और 3 7 या फिर हम लोग 7 के 5 से काटेंगे तो 7 21, 7 के 5 में 7 21 हो जाएगा, और 7 चौके 28। 2 के 5 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 के 5 से इसको भी हम लोग काट सकते हैं, तो 3 दाह में 30 हो जाएगा। अब हम लोग का जो फाइनली आंसर है ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। देखिए ऊपर में कुछ नहीं ना है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ऊपर में 1 है। ठीक है, यानी कि 7 एकम 7, यानी कि 1 को गुना करेंगे 3 बार 4 बार तो हम लोग 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 2 और 10 को गुना करना है, तो 10 गुना के कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 1 बटा में 20 जो है ना, ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग बी नंबर को हल करेंगे, और ये जो है ना बहुत आसान है, बस आपको यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करके काट देना है। यानी कि इसके पारा में ये आना चाहिए, इसके पारा में ये आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ भी काट सकते हैं, ये नहीं कि है ऊपर नीचे ही काट सकते हैं, यहाँ से इसको भी हम लोग काट सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग को बनाना है। अब हम लोग बी नंबर की ओर चलेंगे और बी नंबर प्रश्न को हल करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले प्रश्न को लिख लेंगे, यानी कि 3 बटा में 5 है गुना माइनस 17 बटा में 21 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुना 36 बटा में 85 है, तो 85 गुने 30 बटा में 18। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पर भी 17 के 5 से काटेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, 17 पचे 85 होता है। ठीक है, 17 पचे 85, और हम लोग अगर 3 के 5 से काटेंगे, सॉरी 6 के 5 से काटते हैं, तो 6 छक 36 होता है, और 6 3 18, 6 के 5 3 में पढ़ेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 6 छक 36। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ से बचा 3, और यहाँ पर भी हो गया 3, तो 3 से 3 खत्म हो गया। अब 5 के 5 से काटेंगे तो 5 छक 30। ठीक है, 5 के 5 में 5 छक 30 हो जाएगा, और बाकी सबको हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी एक बार हम और एक बार और काट सकते हैं। यहाँ पे 3 के 5 से 3 गुना के 6, और 3 सत्ते 21। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग साफ साफ पूरा सब चीज़ काटे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, 6 और 2 है, तो 6 और 2 को गुना करेंगे, 6 गुने 2 हो जाएगा, और बटा में नीचे कितना हो जाएगा 7 गुने 5। ठीक है, 7 गुने 5, यानी कि हो जाएगा 6 गुना के 12 बटा में यहाँ पे 7 पचे 35, और ये आपका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रश्न है सिर्फ ऊपर में माइनस है, नीचे में माइनस नहीं है, तो इसलिए ऊपर में माइनस में आपका माइनस 12 बटा में 35 जो है ना, ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 जो है वो आपका हल हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 था। ठीक है, तो 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 20 को अगर हम लोग 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 20 को यहाँ पे 5 से रह जाएगा, ऊपर में 3 है ना, तो 3 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं ऊपर में, और यहाँ पे 20 बचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि 100 3 बटा में 100 यहाँ जो है ना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में बताया गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य, यानी कि इसको हम लोग को सत्य और असत्य को हम लोग यहाँ पे सत्यापित करना है। अब कैसे है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 बटा 3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा में 3। भाग का चिन्ह है, तो इसको हम लोग गुना में चिन्ह बदलने के लिए हम यहाँ पे गुना में चिन्ह बदल देंगे। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है उसको नीचे, यानी कि हो जाएगा 9 बटा में माइनस का 8 बराबर यहाँ पे क्या है माइनस 8 बटा में 9।
अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो इसको हम लोग गुना में बदलेंगे, तो ये जो 3 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो 2 ऊपर था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे करते हैं आगे, ठीक है। तो 3 के 5 से इसको काटेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 2 के 5 काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 के 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 चौके 8, 3 के 5 में 3 तरीके 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, यहाँ पे हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस में, और इधर भी आपका हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे दोनों बराबर है तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग असत्य। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है माइनस का 9, ठीक है। भाग का चिन्ह है तो इसको हम लोग गुना में बदलेंगे, तो यहाँ पे जो 4 नीचे है जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में 4 और नीचे हो जाएगा 3 बराबर। यहाँ पे 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे, भाग का चिन्ह है इसको गुना में बदलेंगे, यहाँ 9 है तो 9/1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9, क्योंकि उसका उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/9। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 3 के 5 से काट सकते हैं ना, तो 3 तरीके 9, ठीक है। और यहाँ पे 3 के 5 से काटेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा, 4×3=12, ये हो गया आपका माइनस के अंदर। और इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 और यहाँ पे 4×3=12, यानी कि यहाँ पे 1/12 है, यहाँ पे 12 -12 है सिर्फ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य। इस प्रकार से ये दोनों है ना प्रश्न जो है हल हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रश्न नंबर 10 को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बताना है, क्या बताना है कि यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है उसको हम लोग को बताना है। पहले कि यहाँ पे प्रश्न क्या है, ऐसे परिमेय संख्या जिनका कोई वैधक्रम नहीं होता है। वैधक्रम मतलब कि जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 0/1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि 0 से भाग देंगे तो फिर से आपका क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो ये आपका जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और आप लोगों को बता दें कि एक हो गया आपका -1, एक हो गया आपका 1 और एक हो गया 0। ये तीनों का अगर व्युत्क्रम करिएगा ना तो वही आपका आंसर वही सेम टू सेम आने वाला है, क्योंकि -1/1 लिखिएगा और 1/1 लिखिएगा, 0/1 लिखिएगा, तो कोई भी आपका अगर करिएगा तो आपका इसका अगर करिएगा तो इसका 0 आएगा, इसका करिएगा तो 1 आएगा, और इसका करिएगा तो -1 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है परिमेय संख्या जो व्युत्क्रम के समान हो, व्युत्क्रम के समान यानी कि 1 है, तो 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, यानी कि नीचे से ऊपर करेंगे ना तो हम लोग को कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो ये हो गया 1 आपका आंसर। आगे आप हम लोग देखेंगे तो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होता है, ठीक है, अपने ऋणात्मक के समान होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 1 और इसका आंसर हो जाएगा -1 भी हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे ना तो आपका -1 ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो है ना ऋणात्मक समान, यानी कि 0 कभी धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, 0 ना ही धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, इसका क्या बोल रहा है कि अपने ही ऋणात्मक के समान होता है। अगर इसको प्लस करेंगे तब में भी उतना ही रहेगा और माइनस करेंगे तब में भी उतना ही रहेगा। कैसे, जैसे 2 में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, और हम लोग 4 में से अगर हम लोग ये 0 घटाएंगे तो अपर में भी कितना रहेगा, ये 4 ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से तो हम लोग इसका हल कर लिए हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे बताते हैं क्या परिमेय संख्या के भाग के अंतर्गत सदैव संवृत होता है। तो यहाँ पर आपका जो है ना डी का आंसर होगा नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवृत होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। भाग के अंदर, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे घटाव के अंदर, यानी कि हम लोग जब भी अंतर निकालेंगे, ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना ही, ठीक है, तो उसके अंदर कभी भी ये परिमेय संख्या जो है ना संवृत नहीं होगा, ठीक है। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय मतलब कि हम लोग जैसे 2 में से 4, 2 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, ठीक है, और 4 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, तो ये दोनों कंडीशन में हमारा सेम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर सेम आंसर नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिख देंगे नहीं, ठीक है। आगे हम लोग को बताया गया क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सहचार्य है। तो ये भी आपका नहीं ही आंसर आएगा, क्योंकि ये सहचार्य नहीं होता है, ठीक है।
आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हम एक को जीरो से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीरो को अगर हम लोग एक से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, जीरो ही रिजल्ट आने वाला है, यानी कि उसका आंसर भी आपका जीरो ही आने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कुछ रिक्त स्थान है, इसको हम लोग को भरना है अच्छे से। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया शून्य का व्युत्क्रम है। ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम यानी कि जीरो बटा में अगर एक लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो ही हो जाएगा रिजल्ट। और हम लोग एक बटा में अगर जीरो लिखते हैं तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो ही आने वाला है। इसका व्युत्क्रम करने पर हमारा क्या आएगा, जीरो, यानी कि यहाँ पे बना जाएगा जीरो। अब बताया गया है कि संख्या, ठीक है, खाली स्थान तथा खाली स्थान संख्या के व्युत्क्रम होता है, स्वयं का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ देखिए, वैसी संख्या व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उठा करके पटकना। तो यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे -1, क्योंकि एक को अगर हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे एक ही आएगा, और -1 को उल्टा करेंगे तो आपका एक ही आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक, और यहाँ पे -1। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया परिमेय संख्या तथा उसके क्रम विनिमय का उसके व्युत्क्रम का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना हल हो गया। अब हम लोग देखेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, दो परिमेय संख्या है, उसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो वो क्या अपरिमेय थोड़े हो जाएगा, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या। यहाँ पे इसका आंसर एक हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये परिमेय संख्या लिखा हुआ है, लिखेंगे परिमेय संख्या। आगे यहाँ पे बताया किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धनात्मक, क्या लिखेगा, धनात्मक। अब किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, कोई भी आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका व्युत्क्रम, यानी कि उसको हम लोग उठा के पलट देना है, यानी कि जो नीचे है संख्या उसको हम लोग को ऊपर रखना है, जो ऊपर है उसको हम लोग को नीचे रखना है। तो उसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे उसका रिजल्ट जो है ना वो ऋणात्मक ही रहेगा, क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ तक हल हो गया। अब हम लोग जी नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो जी नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या बताया गया, 1/x, जहाँ पे x क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x। चलिए अब हम लोग यहाँ तक जो है ना 11 नंबर प्रश्न हल हुआ। अब हम लोग एक प्रश्न और बचा हुआ है 11 में, उसको हम लोग प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका प्रश्न नंबर एच की ओर, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन। अगर हम लोग कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम लोग शून्य से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या उसका ये परिणाम क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को हम जीरो से विभाजन करते हैं या फिर हम लोग जीरो से गुना करते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पे क्या आने वाला है, तो आपका संभव ही नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे संभव नहीं है। ठीक है, हम लोग उसको भाग करना क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है 12 नंबर प्रश्न में। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है कि क्या -1 और 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे पहले प्रश्न को लिख लेंगे -1 और 1/8। ठीक है, 1/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि -9/8। ठीक है, इसका क्या बोला गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम ये है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धनात्मक ये ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, धनात्मक चिन्ह है। तो यहाँ पे चिन्ह को हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है। क्या होता है,
चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका हम लोग आंसर कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न बताया गया है, प्रश्न नंबर बी। इसमें क्या है, क्या तीन पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, यानी कि इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, तो तीन पूर्णांक 1/3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 3 के 9 और 1 10, यानी कि 10/3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10। ठीक है, और 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 0.3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, अब हाँ क्योंकि ये क्या है, क्योंकि इसको हम लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि संख्या को दशमलव में भी लिख सकते हैं, संख्या को दशमलव में लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसका हम लोग हल कर लिए हैं। अब हम लोग आगे प्रश्न में चलेंगे। आगे प्रश्न में यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। तो यहाँ पे देखिए 0.4 है, तो 0.4 यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.4 है तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 से अगर भाग देंगे तो 5 को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा इसका व्युत्क्रम पूछा है ना, यानी कि व्युत्क्रम यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है 2/5, और 5 से भाग देंगे तो 5 तो जाएगा नहीं, फिर 4 बार में, यानी कि ये होगा, यहाँ पे हो जाएगा हाँ। ठीक है, अब हाँ कैसे होगा, क्योंकि 5 को पाने में तो 2 जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे, उसके बाद दशमलव। ठीक है, और दशमलव जैसे ही बैठाएंगे तो यहाँ पे इसके बगल में 0 आ जाएगा, तो 5 चौके 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हाँ। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे हैं वही इसका आंसर भी यहाँ पर कारण में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कारण लिखना ही नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न में यहाँ पे क्या बताया गया है कि 6/13, और यहाँ पे इसको हम लोग को क्या करना है, इसका व्युत्क्रम के गुण करने पर कितना होगा, व्युत्क्रम से गुना करने पर इसको क्या होगा। चलिए हम लोग उसका व्युत्क्रम करके इसका हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6/13। ठीक है, गुना करना है इसका व्युत्क्रम, यानी कि 16 जो है ना ऊपर में चला जाएगा, 16/-7। ठीक है, ये दोनों को अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 के 5 6 बार पढ़ना है, 16 के 16 16 32 43 44 64 16 25 80 16 96, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 96/93 ठीक है, यानी कि माइनस का 96/91 जो है ना, यही हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है ना डी नंबर हल हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर ई को हल करेंगे, तो इसको भी हल करना है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो नीचे है ना वो बराबर संख्या है, 7 7 दोनों जगह है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/7 प्लस 2/7। अब ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेकर के 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम में इसका हो जाएगा 7 और 5 प्लस 2। ठीक है, गुने हम लोग को 5 से करना है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसका परिणाम क्या आ जाएगा, 5 और 2 7, 7/7 गुने 5, 7 से 7 खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 गुने 5 एक बार में जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 गुने 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, जो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपका अंतिम प्रश्न है, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, जिसका कोई भी यहाँ पे परिणाम नहीं निकलता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। और इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज हमारा 1.3 है वो क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इन हो गया है। कोई भी चीज़ आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और अपने भी भाइयों को बहनों को बता दीजिएगा कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक इसी चैनल पर हमारा तैयारी कराया जाता है। और बने रहे हमारे इसी चैनल के साथ, आप लोग के सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ पा रहा है। और आप लोग का ये अपना चैनल है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको आगे तक अपने दोस्तों तक बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड
टेक केयर।